Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी लर्न अबाउट इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। आज हम लोग गणित में मूल्यांकन क्यों किया जाए, क्या करने के फायदे हैं, क्यों ना किया जाए, कैसा होता है, क्या है मूल्यांकन, इसके बारे में आज हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। पहले तो हम मापन मूल्यांकन पढ़ेंगे, इसके बाद CCE पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, ठीक है, डजंट मैटर। CCE के बारे में पढ़ेंगे, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए लास्ट तक, आपका बिल्कुल सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? व्हाट इज इवेल्युएशन? मूल्यांकन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन कैसी है, एक सतत प्रक्रिया, मतलब मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली। मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन पर निर्भर करती है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। मूल्यांकन अधिगम का अभिन्न अंग है। इवेल्युएशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो हमने क्या क्या पढ़ा? मूल्यांकन, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन अधिगम का एक अभिन्न अंग है। और मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि जो हमने पढ़ाया है, सिखाया है, वो कितना बच्चों ने सीखा, ठीक है, कहाँ तक बच्चे सीख पाए, इसलिए किया जाता है मूल्यांकन। अब चलिए हम करते हैं मापन व मूल्यांकन में अंतर, कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो मूल्यांकन इवेल्युएशन कहते हैं, मापन को मेजरमेंट कहते हैं। अब मूल्यांकन, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है और मापन किसी एक गुण का होता है। जो मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन होता है, वो बड़ा होता है, इसका एरिया ज़्यादा वाइड होता है, ये ज़्यादा चीज़ों को मापता है, ठीक है, मूल्यांकन करता है। लेकिन जो मापन है केवल अंकों का ही मापन करता है, ठीक है। तो जो मापन है वो छोटा है और मूल्यांकन बड़ा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मूल्यांकन मापन के बाद होता है। मूल्यांकन जो होगा हमेशा वो मापन के बाद होगा। पहले क्या किया जाएगा? पहले मापन किया जाएगा, पहले अंकों में मापा जाएगा किसी चीज को, बाद में उसके होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी करना संभव है, जबकि मापन के बाद कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भविष्यवाणी का मतलब है कि उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है कि इन फ्यूचर ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसकी प्रोग्रेस कैसी रहेगी, या क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसे कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है। लेकिन मापन क्या है? मार्किंग से क्या पता चला? अगर मान लीजिए किसी के नंबर 8 आए आउट ऑफ 10, तो ये एक क्या है? ये एक मूल्यांकन का भाग है, मात्र ये क्या है? एक मापन है। आगे क्या है? मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है, ठीक है, ये अंक आधारित होता है। मापन अंक आधारित होता है, मूल्यांकन पूरी स्थिति एज ए कंडीशन, एज ए टॉपिक, किसी पूरी चीज का किया जाता है, जबकि मापन के एक छोटे से भाग का किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे डिफरेंस थे, आपको लर्न रखने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और है, एक और डिफरेंस है इनमें। मूल्यांकन बड़ा होता है और मापन छोटा होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसे आप सर्किल बना के रख सकते हैं, छोटा सर्किल मापन, बड़ा सर्किल मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के उद्देश्य क्यों किया जाता है मूल्यांकन, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखते हैं। छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, मतलब छात्रों ने कितना सीखा अभी तक, इसका पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं व रुचियों का पता लगाने के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब बच्चों की हम रुचियों को जान सके, उनकी रुचियाँ किस सब्जेक्ट में हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, क्या उनकी स्किल्स है, इन सभी बातों का पता करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। छात्रों का वर्गीकरण करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्गीकरण करने का मतलब है निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। वर्गीकरण इसलिए करना है बच्चों का, आपने मूल्यांकन किया, आपकी क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं, उनमें ऐसे स्टूडेंट कुछ हैं जिनको स्पेशल मदद की आवश्यकता है, ठीक है,
पर्सनल नीड्स की आवश्यकता, तो आप अगर उनको अलग अलग कर लेंगे कि अच्छा इतने बच्चे मैंने नोटिस कर लिए, 10 बच्चे हैं आउट ऑफ 40 की इनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता, पर्सनल सहायता की आवश्यकता, इसलिए उनका वर्गीकरण करना है। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब है उनको छांटना, पता करना। ठीक है, निगेटिव कोई नहीं है यहाँ पर, मतलब भेदभाव वाली कोई भावना यहाँ पर नहीं है, उनकी सहायता करने के लिए। आगे देखते हैं, छात्रों की कठिनाइयों, असफलताओं और सफलताओं का पता लगाना। तो वही बात है, छात्रों की सफलता है, असफलता, इन सभी को पता करने के लिए ये तो सब केवल पढ़ने वाले हैं, छात्रों को सीखने तो उपचारात्मक शिक्षण। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि मेरी क्लास में बच्चों को ऐसे 5 स्टूडेंट हैं जिनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, तब अगर आपने मूल्यांकन किया तभी तो हम उनको दे पाएंगे उपचारात्मक शिक्षण। तो इसलिए जरूरी होता है उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षकों की कुशलताओं सफलताओं का पता लगाने के लिए, मतलब जो हमारे टीचर्स हैं क्या वो कुशल हैं, क्या वो स्किल्ड हैं, क्या वो योग्य हैं जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं कि नहीं है, इन सभी बातों को पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। प्रचलित ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, आराम से सीखते रहिए। प्रचलित शिक्षण विधियों व पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। अब मान लीजिए एक टीचर है जो विधियों को वो अप्लाई कर रहा है सिखाने के लिए, जिन पुस्तकों को पढ़ाया जा रहा है क्या उनको पढ़ाना उचित है कि नहीं है, उनमें किस चीज़ की सुधार करना चाहिए, किन चीज़ों को और ऐड ऑन कर लेना चाहिए जिससे कि वो है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, वो मेथड पढ़ाना सिखाने का अच्छा हो जाए। तो इन सभी के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सीसीई के ऊपर, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं सीसीई क्या है। देखिए सीसीई का फुल फॉर्म है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसको सीसीई भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसको समझिए आराम से। देखिए सतत एवं निरंतर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सतत या निरंतर का अर्थ क्या है। केवल एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, निरंतर का मतलब क्या। तो देखिए छात्रों का सत्र के अंत में एनुअल एग्जाम एक बार मूल्यांकन करने की बजाय एक निश्चित समय के बाद छात्रों का लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। सतत का मतलब ये है, वैसे जैसे बोर्ड परीक्षाएं हैं, 10th है 12th है, कि क्या है साल में केवल एक बार अंत में ही परीक्षा हो गई, आपका मूल्यांकन कर लिया गया कि आपके 70% आए या 90% आए, कितने परसेंट आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीबीएसई ने इसको रिकमेंड किया कि मूल्यांकन जो होना चाहिए वो सतत होते रहना चाहिए। जैसे एक निश्चित समय के बाद, जैसे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, इसमें आपके यूनिट टेस्ट हो गए यूटी, ठीक है, और मंथली टेस्ट हो गए, और ये जो हाफरली एग्जाम हो गया, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा बच्चों का एग्जाम होना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर जो एग्जाम के प्रति भय है, जो बोर्ड परीक्षा के प्रति जो भय है, जो फियर है, वो कम हो जाए और बच्चे एग्जाम से डरे नहीं बल्कि उसका इंजॉय उठाएं। ठीक है, तो ये है इसका मतलब, सतत का मतलब ध्यान रखना। अब आ जाए कभी सतत तो पूछा गया है, कम्प्रिहेंसिव कभी आ जाए कि व्यापक का क्या अर्थ है। व्यापक समझ लीजिए, व्यापक का मतलब है छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए केवल उनके जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो कोग्निटिव है, केवल इसी का ही मूल्यांकन ना किया जाए बल्कि व्यवहार के जो सभी पक्ष हैं सभी का मूल्यांकन किया जाए। व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं, 3 होते हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, कोग्निटिव और मेंटल और अफेक्टिव, तो तीनों का किया जाए। ठीक है, मूल्यांकन इसके लिए ये है इसका मतलब, व्यापक का मतलब शैक्षिक और शैक्षिक दोनों प्रकार का मूल्यांकन किया जाए। बच्चे का केवल एजुकेशन से रिलेटेड
उसके कितने परसेंट नंबर आए, कितने नहीं, केवल इसका ही मूल्यांकन ना कीजिए, बल्कि ये भी कीजिए कि बच्चे का सामाजिक आचरण कैसा है, वो व्यवहार कैसे करता है, खेलते समय कैसे कोऑपरेट करता है कि चीटिंग करता है, और उसका जो सोशल डेवलपमेंट है, इथिकल डेवलपमेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या, सभी प्रकार का जो है बच्चे का मूल्यांकन हमको करना, केवल एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं। व्यापक का अर्थ केवल इतना है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब सतत व व्यापक मूल्यांकन को करने की विधियां देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक को मूल्यांकन को करने की विधि है, कौन सी नहीं है। तो इतनी विधियां हैं। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब बच्चे अपना काम कर रहे हैं और अध्यापक जो है उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि बच्चे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मूल्यांकन की एक हो गई पद्धति। दूसरी कौन सी है विधि? प्रश्नावली। प्रश्नावली वही है कि अध्यापक ने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए और बच्चों से उनके क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे उसका आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गई प्रश्नोत्तर विधि। किसके लिए? सतत व व्यापक मूल्यांकन को करने के लिए। साक्षात्कार, इंटरव्यू आप जानते ही हैं। जांच सूची, चेक लिस्ट, ये समझ लीजिए। अध्यापक बालक से संबंधित सभी तथ्यों को लिखता रहता है, इसमें उत्तर हाँ या नहीं में ही देना होता है, ठीक है। तो जो इसमें आंसर करेगा वो या यस या नो में ही करेगा। अब देखिए वार्षिक परीक्षा क्या है, एनुअल एग्जाम। ये तो आप जानते हैं कि ये साल में केवल एक ही बार होती है, सत्रांत होती है। तो ये सब किसकी विधियां? ये सब सतत व व्यापक मूल्यांकन को करने की विधियां हैं। लास्ट 6 नंबर पर क्या है? बहुत छोटा ही टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आवधिक परीक्षा, पीरियोडिक एग्जाम, जैसे यूटी है, यूनिट टेस्ट है, मंथली टेस्ट है। तो इनसे क्या होता है? इनसे हमें बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। इससे ये विधियां क्यों अप्लाई की जाती हैं? बच्चों का सीसीई करने के लिए, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को करने के लिए। चलिए एक पेज और है, ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। जो एक अच्छा परीक्षा, आप अगर परीक्षा लें, एक परीक्षण हो, तो उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा परीक्षण? सबसे पहले तो विश्वसनीयता होनी चाहिए परीक्षण की। विश्वसनीयता का मतलब होता है रिलायबिलिटी, मतलब परीक्षा का परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बना रहे। मतलब एक बार अगर किसी बच्चे का परिणाम जैसा आया, फिर अगर वही परिस्थितियों में अगर बच्चे का एग्जाम लिया जाए, तब भी परिणाम उसका समान रहना चाहिए। इसे ही कहते हैं एग्जाम की विश्वसनीयता, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ द एग्जाम। सेकेंड क्या है? वैधता, वैलिडिटी। यदि कोई परीक्षण उसी विषय का मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया, तो वह परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए गणित का एग्जाम है, गणित का पेपर, अब गणित के पेपर से आप गणित का ही ज्ञान जांच सकते हैं। आप उससे हिंदी भाषा है, स्वच्छता है, नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है, इसका नहीं माप सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो टेस्ट होगा वो वैध नहीं होगा। वैध का मतलब है जिस पर्पज के लिए किसी चीज को बनाया जाए, वो उसी का मापन करना चाहिए। थर्ड है हमारा वस्तुनिष्ठता। जिस परीक्षा पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी मूल्यांकन करे परिणाम समान रहेगा। जैसे हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो ओएमआर है, वो अगर आपके 110 नंबर है तो कोई भी उसको चेक करे, आपके नंबर 110 ही रहने वाले, उस पर कोई भी पर्सनल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसे कहते हैं एग्जाम की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एग्जाम। चलिए आगे चलते हैं। विभेदीकरण क्या है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? विभेदीकरण परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा तेज, सामान्य, पिछड़े छात्रों के मध्य अंतर किया जाता है, ठीक है। पेपर में सरल, मध्यम तथा कठिन सभी प्रकार के प्रश्नों को लिखना। यहाँ पर विभेदीकरण का मतलब जो निगेटिव सेंस में नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो पेपर आप तैयार करें उसको सभी बच्चे कर लें, सरल हो पेपर, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा होशियार पढ़ने में वो भी कर ले, मीडियम स्टूडेंट भी कर ले, और स्लो लर्नर है वो भी इसको कर ले, ठीक है। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। व्यापकता कैसी होनी चाहिए एग्जाम की? परीक्षण द्वारा विषय के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन मापन करना हो, एक ही टॉपिक से सभी प्रश्न ना रख दें। जैसे आपने एग्जाम लिया मैथ का ही,
ठीक है। अब मैथ में आपने केवल एक ही चैप्टर से, सर्किल के चैप्टर से ही सभी क्वेश्चन रख दिए, नहीं, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर से समान क्वेश्चन रखने चाहिए, जिसे इसे कहते हैं व्यापकता, ठीक है, कम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द एग्जाम। सभी से समान टॉपिक, सभी टॉपिकों से समान क्वेश्चनों को रखना। सीखते हैं हमारा व्यवहारिकता। अब जो आप एग्जाम ले रहे हैं, जो परीक्षा ले रहे हैं, वो केवल पुस्तकीय ज्ञान, ओनली केवल बुक सेंट्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें व्यवहारिकता का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि आप किसी चीज़ के व्यवहारिक ज्ञान कितना रखते हैं, किसी चीज़ की समझ आपको कितनी है। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लीजिए। एक अच्छे परीक्षण के गुण, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, ठीक है, और व्यापकता और व्यवहारिकता, ठीक है। चलिए लास्ट पढ़ लीजिए बस। सहजता, सहजता समझ लीजिए क्या होती है। सहजता का मतलब है यूजेबिलिटी। परीक्षण बहुत कठिन भाषा में ना हो, सभी के लिए हल करने के लिए हो। अब आपने कोई परीक्षण बनाया, ठीक है, अब आपने उसमें इतनी ज़्यादा जार्गन वर्ड लिख दिए, इतने ज़्यादा कठिन शब्द लिख दिए कि पेपर को समझना ही कठिन है, तो भी वो पेपर सही नहीं, वो सहज नहीं। सहज होने का मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड लिखी जानी चाहिए। तो ये 7 गुण होते हैं परीक्षण के, आप उनको ध्यान रखिएगा। चलिए अपनी क्लास को अब हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।